नमस्कार, मैं उदय और सत्ता के संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। सूरज भले ही पूरब से निकलता हो, लेकिन यूपी में सत्ता का सूरज पश्चिम से उदय होता है। जी हां, आपने सही सुना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान जारी है। सियासी समीकरण कहते हैं कि जिसने यहां कामयाबी पा ली उसकी जीत लगभग तय है। 2017 में बीजेपी ने 58 सीटों में 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समीकरण और हालात कुछ बदले हुए हैं। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले के 58 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस बार मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच दिख रहा है। मतदाताओं में मतदान को लेकर कितना उत्साह है, अब हम उन 11 जिलों पर अपनी विंडो के जरिए एक नजर डालते हैं जहां पर लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, यहाँ तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता और रिपोर्टर्स मौजूद है जो आपको पल पल की अपडेट जो है तस्वीरों के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मतदान जारी है और तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको पल पल की अपडेट जो है सीधे दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। करीब 22% से ज्यादा जो मतदान है वो अभी हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान तमाम जो ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार का जो चुनावी संग्राम है वो काफी उलझता हुआ नजर आ रहा है। जो उम्मीदवार है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है उम्मीदवारों के बीच में, चाहे वो नोएडा की सीट की बात हो, वहां से पंकज सिंह और पंखुड़ी जो है वो आमने सामने है। इसके अलावा सरधरा से संगीत सोम जो एसपी से हैं, वहीं अतुल प्रधान जो बीजेपी से हैं वो आमने सामने हैं। मृगंका सिंह कैराना सीट से हैं, वही नाहिद हसन कैराना से ही हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी तमाम जो पार्टियां हैं आमने सामने हैं और इस बार का जो चुनाव है वो पिछले बार के जो चुनाव से मुश्किल नजर होता दिख रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है किन किन उम्मीदवारों के बीच है। सपा और रालोद गठबंधन जो है इस बार बीजेपी को सीधा टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। मथुरा शहर सीट से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, ये इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस बार योगी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो उनकी किस्मत के जो चाबी है वो सीधे जनता के हाथ में है। ये देखने वाली बात होगी कि जनता जो है वो इस बार उनके किस्मत के ताले को खोलती है या फिर इस बार जनता जो है किसी और को अपना उम्मीदवार बनाती है। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। रालोद सपा गठबंधन से देवेंद्र अग्रवाल इनके सामने हैं। वही कांग्रेस के प्रदीप माथुर गाजियाबाद से बता दें कि गाजियाबाद सदर से विधायक हैं अतुल गर्ग, स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य मंत्री अतुल गर्ग, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बार चुनावी मैदान में इनके सामने है सपा रालोद से विशाल वर्मा जो इनके सामने मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं बसपा से कृष्ण कुमार और कांग्रेस के सुशांत गोयल जो हैं वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। शामली के थाना भवन सीट से विधायक हैं सुरेश राणा, 2 बार चुनाव जीतने के बाद एक बार हैट्रिक की चाह है इनकी, इस बार हैट्रिक लगा सकते हैं। वहीं सपा रालोद से अशरफ अली मैदान में है इनके साथ। तो बसपा के जहीर मलिक भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। तो शामली के मैं आपको बता दें चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह की साख भी इस बार दांव पर लगी है। अतरौली सीट से विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्राफिक्स से तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं सपा रालोद से वीरेश यादव जो है वो मैदान में है, बसपा से ओमवीर और कांग्रेस से धर्मेंद्र कुमार इनके सामने है। तो पूर्व सीएम के बेटे हैं ये। तो मथुरा जिले के छाता सीट से विधायक लक्ष्मी नारायण जो है मैदान में उतरे हैं। इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनाव
जीतने की पूरी कोशिश है। तो सपा रालोद से तेजपाल सिंह मैदान में है, वहीं बसपा से सोनपाल सिंह और कांग्रेस से पूनम देवी इनके सामने हैं। तो मथुरा जिले से मैदान में उतरे हैं। तो बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से विधायक हैं अनिल शर्मा जी। इस बार बीजेपी ने 5 बार इन्होंने जीत दिलाई बीजेपी को। सपा रालोद से किरण पाल सिंह मैदान में उतरे हैं। तो बसपा से मोहम्मद रफीक और कांग्रेस से जियाउर रहमान इनके सामने हैं। वहीं मुजफ्फरनगर सीट से विधायक कपिल देव अग्रवाल हैं, इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इनके सामने आपको बता दें कि सपा रालोद से अजय चुनावी मैदान में है। वहीं बसपा से पुष्कर पाल और कांग्रेस से सुबोध शर्मा इनके सामने हैं। वहीं बात की जाए मेरठ की, तो मेरठ से के हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश जो है वो इनके सामने है। वहीं डॉक्टर जीएस धर्मेंद्र आगरा कैंट से विधायक हैं, इनके सामने हैं, ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि इनके सामने सपा से कुंवर चंद चुनावी मैदान में उतरे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी चर्चा पर, जहां हमारे साथ लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती और वरिष्ठ पत्रकार राजीव बबेले भी जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी सत्ता के संग्राम में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं आलोक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सीधा रुख करते हैं आलोक जी की तरफ। आलोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्कार पहले तो आपका। जी सर, इस बार जो मतदान है हम देख रहे हैं कि अभी तक 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जो मतदान का रिकॉर्ड है वो पिछली बार के रिकॉर्ड से ज्यादा होगा? क्या रिकॉर्ड टूटेगा इस बार मतदान में? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी आपने देखा सुबह से जो मतदान का जो मतदाता आ रहा है, हालांकि जी लेकिन बाद भी मतदाता जी सर सुन पा रहा हूँ आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही सर? जी जी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, तो और जो मतदान का जो औसत होता है पहले 2 घंटे में, वो भी 9 से 10% गया। अभी तक आपके जो आंकड़े आए हैं 1 बजे तक, उसमें भी 24 से 3% गया है। लेकिन जो समय की सीमा है वो भी 2 घंटे ज्यादा बढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि 60% से ऊपर तक का इस बार मतदान होना चाहिए। जी आलोक जी, मेरा एक और सवाल है। हमने देखा कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें पीएम मोदी की जो है आंधी और सुनामी चली थी। इस बार क्या लगता है, एक बार फिर से आंधी या सुनामी चलेगी या जनता का कुछ और मूड है? नहीं, देखिए, जो इस बार का जो चुनाव है उसमें 5 मुद्दे प्रमुख हैं, जिसमें 3 मुद्दे जो है विपक्ष के पास हैं और जो 2 मुद्दे हैं वो सत्ता पक्ष के पास हैं। विपक्ष कहता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है और किसानों की समस्या है, क्योंकि विशेषकर आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जिस तरीके से 14 महीने एक लंबा किसान आंदोलन चला और उसमें ज्यादातर सब पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही किसान, राकेश टिकैत जी आते हैं, उनका ही नेतृत्व वहां पे रहा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने कानून और व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था दी है, लोग बाग अब सुरक्षित महसूस करते हैं, बहु बेटियां अब सुरक्षित हैं। और साथ में जो है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी कहती है कि हम विकास किया है और अपने तमाम विकास के कामों को गिनाती है। तो कुल मिला के जो है, जो पिछली बार था कि जो मोदी की जो लहर थी 2014 की, और जो आप कह सकते थे 2013 के मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे, उनका जो प्रभाव था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो इस बार कम नजर आ रहा है। ये 5 मुद्दे जो हैं जनता के सामने ज्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं। जी आलोक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको राजनीति की समझ बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक सवाल और है कि सपा और जो आरएलडी के जो गठबंधन है, इस बार क्या लगता है आपको बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगा, या बीजेपी के लिए दोनों जो गठबंधन है चुनावी विषाद के रूप में देखा जाए तो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो 3 चुनाव हुए थे, 2014 का, फिर 2017 और 2019 का, अगर उनके आप आंकड़े देखें तो आरएलडी को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। आरएलडी का केवल आप बागपत, जो कि उनका गढ़ रहा है, वहां की छपरौली से जो थे
एक उनके हैंडपंप ने पानी दिया था, एक उनके विधायक वहां से चुने गए थे। तो कुल मिला के अगर आप स्थिति को देखें और समझने की कोशिश करें कि आरएलडी इस समय क्यों अपने को काफी फ्रंट फुट पे फील कर रही है, क्योंकि उसको लगा है जो किसान आंदोलन हुआ, आरएलडी जो है किसानों की पार्टी है, और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जाट बहुल एरिया है, तो आप कह सकते हैं बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, वहां का उनका हमेशा से वर्चस्व रहा है। इसलिए वो काफी अफर्मेटिव पॉजिटिव फीलिंग उनके अंदर आ रही है, और वो सोच रही थी कि किसान आंदोलन प्लस जो आप देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफी एरिया मुस्लिम बहुल होते हैं, वो दोनों मिलके जो है कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा। जिस हिसाब से वोटर्स बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये माना जाता है जो बीजेपी का वोटर्स है वो वोट करने बहुत कम निकलता है, तो अगर जो वोटर्स ज्यादा निकल रहे हैं तो ये जो है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, विशेषकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी भी 50% जो महिलाएं हैं जिन्होंने 3 तलाक में मोदी का साथ दिया, और उसके बाद कोरोना काल में जिनके अकाउंट में 500 रुपए आए, और आप देख रहे हैं कि जो सरकारी गल्ले की दुकान से जो फ्री में राशनिंग हो रही है और गैस सिलेंडर मिला है, इन सब का भी असर जो है मुस्लिम महिलाओं पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और कानून और व्यवस्था के विपक्ष में भी मुस्लिम महिलाएं जाती नजर आ रही हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आरएलडी एसपी का गठबंधन इस बार कुछ बहुत कमाल कर पाएगा। आलोक जी, हमने देखा कि कांग्रेस जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है और अपना इतिहास दोहराना चाहती है, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में कांग्रेस को आप कहां देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है बहुत ही हाशिए पे पहुंच गई है। जो उनके जो कई विधायक जो जीते हुए थे, चाहे वो आदित्य सिंह की बात करें, तो ये सब ने छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, या आप आरएन सिंह साहब की बात कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे जो है वो बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो जितने बड़े उनके पास उत्तर प्रदेश में बहुत कम बड़े चेहरे रह गए थे, जो चेहरे थे भी वो बीजेपी में आ गए हैं। तो इस वजह से कहना, हालांकि प्रियंका गांधी जी को मैं देख रहा हूं कि 2014 से लेकर अब तक काफी प्रयास करती हुई चली आ रही थी। 17 में भी उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे 19 की पृष्ठभूमि बनाने आए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ उम्मीद ना रखिए कांग्रेस से। उसके बावजूद भी जो आखिरी लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके की भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची है कि वो जो अपने उनके जो पूर्व बलशाली है, प्रभावशाली नेता हैं, उनको भी वो इंटैक्ट नहीं कर पाई, तो आम जनता से वो कैसे वोट की उम्मीद कर सकती है। जी आलोक जी, हमने देखा कि इस बार जो चुनाव में हमने देखा कि तमाम जो बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या सपा हो, तमाम जो बड़े लोग हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, वो तमाम जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाके उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमें बड़े चेहरे कम ही नजर आए हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पहले चरण में तमाम जो दावेदार हैं उनका जो किस्मत है जो आज दांव पे लगी हुई है। तो 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। तो पहले चरण में योगी सरकार के जिन मंत्रियों की परीक्षा होगी, इसमें आपको बता दें कि चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा है, पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, इसके अलावा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जो हैं इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेंद्र। तो तमाम जो योगी सरकार के जो मंत्री हैं इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए, और इस बार की जो टक्कर है वो एकदम कांटे की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरी है, लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं वो किसान आंदोलन और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किन के मुद्दों को ज्यादा अहमियत देती है और जनता जो है किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। तो आपको बता दें कि पहले चरण में सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा शहर सीट से विधायक हैं। तो 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। तमाम जो मंत्री हैं उनकी किस्मत जो है वो दांव पर लगी है। 2017 में भाजपा ने 58 में से 53 सीटों पर कब्जा किया था, तो एक तरफा जीत हासिल की थी। तो अलग अलग सीट से हम आपको बता रहे हैं। बरगांका से भाजपा उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आपको बता दें उनके खिलाफ उतरे हैं नादिर हसन कैराना सीट से,
तो आलोक जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी सर नमस्कार, आपका एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया था आपसे। जी जी सर मेरा यह है कि हमने देखा कि जिस तरह से पश्चिमी यूपी जो है वो उसके नतीजे जो है वो आने वाली सारी सीटों के नतीजे जो है वो डिसाइड करते हैं। जो वोट प्रतिशत होता है वो देखने वाली बात होती है कि जो पश्चिमी यूपी के जो नतीजे हैं वो तमाम सीटों पर इफेक्ट डालते हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन हो या पलायन हो, ये मुद्दे तमाम जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियां उठाती रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए किस तरह से चुनौती बनेंगे ये मुद्दे? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां प्रथम चरण में 11 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, इसको आपको 3 भागों में वर्गीकरण करना पड़ेगा, तब आप स्थिति को बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। एक तो आपका ब्रज का क्षेत्र हो गया, जिसको आप अलीगढ़, मथुरा, आगरा कहते हैं। वहां की अपनी समस्याएं हैं, उनकी बातें अलग हैं। आपको एक क्षेत्र देखना पड़ेगा जो कि शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मेरठ वाला देखना पड़ेगा। इसमें काफी सिमिलरिटी है। और एक जो क्षेत्र है हापुड़, बुलंदशहर के अंदर ही सब आते हैं, गौतम बुद्ध नगर, जिसको आप नोएडा कहते हैं। तो जहां हापुड़, बुलंदशहर और नोएडा की बात है, इसको आप थोड़ा सा विकसित या एनसीआर का भी एरिया कह सकते हैं। तो यहाँ पे चीजें दूसरी होती हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर की, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो किसान आंदोलन हुआ था, जो उसका प्रभाव ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे एक गन्ना बेल्ट है। और इसीलिए आपने देखा था गन्ना और जिन्ना की राजनीति भी इस 2022 के चुनाव में काफी देखने को मिली। लेकिन जब आप मेरठ में आते हैं तो वहाँ एक मिला जुला देखने को स्थिति मिलती है। और गाजियाबाद आते आते आप पूर्णतः शहर के आ जाते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 3 जिले हैं जहां पे आप किसानों की आंदोलन की समस्याओं को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक साथ क्लासिफाई करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अलीगढ़, मथुरा, आगरा में वहां किसानों की ऐसी कोई समस्या नहीं है। बुलंदशहर, हापुड़ और नोएडा की में भी कोई किसानों की समस्या नहीं है। जो थोड़ी बहुत समस्या है वो आपको वहां है। लेकिन आपने देखा था जिस तरीके से आज भी सहारनपुर में मोदी जी ने जो रैली की है, उसमें भी किसानों को एड्रेस किया है। एक दिन पहले भी जो संबोधन कर रहे थे पूर्व संध्या पे, वहां पे भी किसानों को साधने की कोशिश की है। और आपने देखा था कि अमित शाह ने जो है दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी क्या जो जाटों को बुला के उनका सम्मान किया। और उसी समय आपने एक स्टेटमेंट भी देखा था जो अमित शाह ने दिया था कि जयंत चौधरी साहब गलत पार्टी में चले गए, आदमी अच्छे हैं। हालांकि उनका कहना जयंत साहब से नहीं था, बल्कि वो जो जाट वोटर थे जो कि दूसरी तरफ जा रहे थे बीजेपी से छटक के, उनका इशारा वही था। हालांकि 24 घंटे बाद जयंत साहब समझे और उसको फिर उन्होंने बहुत माइल्ड तरीके से जो है उसका रिएक्शन दिया। तो कुल मिला के ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी ने किसान आंदोलन से जो उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, उसको हल करने के पूरे प्रयास किए हैं। और गन्ना आपने देखा था जो वायदे भी किए हैं संकल्प आलोक जी पत्र इस में। बार तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी पश्चिमी यूपी में किस्मत दांव पे लगी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितने मंत्री जो हैं वो जनता के वादों पर, उनके जो मुद्दे हैं और विकास के मुद्दों पर वो खरे उतर पाएंगे इस बार? उनके लिए वास्तव में एक बहुत ही कठिन परीक्षा है, क्योंकि आप जानते हैं सबसे लोकतंत्र में ये माना जाता है कि आपको दोबारा विधायकी का टिकट मिले। और उससे भी कठिन काम होता है कि जहां पे आप खड़े हों और उसी क्षेत्र में दोबारा मिले और आप जीत के आए। और कहीं आप अगर मंत्री हो जाते हैं तो ये तो आप कह सकते हैं करेला वो भी नींव चढ़ा जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, भावनाएं बहुत होती हैं। और लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है वो तमाम योजनाओं को लेकर और विकास के मुद्दे पर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता जो है वो किसके मुद्दों को ज्यादा समझ पाई है और जनता जो है किसको ज्यादा वोट देती है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ गाजियाबाद से वैभव शर्मा जुड़ गए हैं। वैभव की ओर रुख करते हैं। वैभव, गाजियाबाद के क्या हालात हैं और कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और मतदाताओं का क्या कहना है? जी वैभव। वैभव सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है वैभव जी का हमारे साथ संपर्क नहीं पाया। चलिए आलोक जी की तरफ रुख करते हैं। आलोक जी, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो हर बार की तरह अभी से गूंजने लगा है। ऐसे में ईवीएम का जो मुद्दा है चुनाव नतीजों को कितना प्रभावित करेगा सर?
क्योंकि हमने देखा तमाम जगह जगह पर ईवीएम से छेड़खानी और तमाम तरह की जो ईवीएम मशीन है वो बंद होने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में ईवीएम का जो मुद्दा है एक बार फिर से चुनाव में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव में ईवीएम काफी मात्रा में यूज की जाती हैं, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लेकिन चूंकि स्टैंड होल्ड सिस्टम है इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन सर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तमाम तरह के आरोप लगाती हैं कि ईवीएम जो है सही नहीं था, इस वजह से चुनाव नतीजे बदले हैं। नहीं, देखिए उस पे वो आरोप तो अभी आज नहीं लगेगा, वो तो 10 मार्च के बाद ही लगेगा। आज जो समस्याएं आ रही हैं कि कहीं पे ईवीएम धीरे काम कर रही है या कहीं पे ईवीएम खराब हो गई है, लेकिन आप देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है और जो प्रशासन है, आला प्रशासन है, विशेषकर जो एसडीएम होता है उसके पास पावर होती है कि आपकी मशीन को बदल सके ईवीएम की, वो सब तत्पर हैं और वहां काम चल रहे हैं। शिकायतें आती हैं, इस तरीके की समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका जो है तुरंत निवारण किया जा रहा है। आलोक जी, एक और बड़ा सवाल है कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सपा हो या बसपा हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो चुनाव बूथ है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तमाम जगहों पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं और उनका आरोप है कि तमाम जो वोटर हैं उनको प्रभावित करने के काम कर रहे हैं ये पोस्टर वगैरह। कितना सहमत है सर आप इससे? देखिए, अगर इस प्रकार की जो घटना हो रही है वो घटना नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग का यही काम है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि उसमें उसके नियमानुसार अगर इस तरीके की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं तो उसको तुरंत वहां से हटवा देनी चाहिए। और इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और उनका निवारण होना भी चाहिए और होता भी है। चुनाव आयोग जो है इसमें काफी सख्त है, इस तरीके की हर शिकायत का वो तुरंत निवारण करता है। आलोक जी, इस बार हमने देखा तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो भी हमने देखे हैं, चाहे बीजेपी के मैनिफेस्टो, तमाम तरह के जो वादे हैं। सर क्या लगता है कि जनता जो है वो इन वादों पर ज्यादा भरोसा करेगी, ये जो विकास हुआ है अभी तक उन पर ज्यादा भरोसा करती हुई दिखाई देगी? देखिए, ये एक बड़ी समस्या आ गई है कि जो घोषणा पत्र है, जो आपका मैनिफेस्टो जिसको आप कहते हैं, उसमें जो ऐसी मन लुभावन जो है योजनाओं को बोल दिया जाता है, जैसे कि प्रत्येक छात्राओं को और महिलाओं, कामकाजी महिलाओं को स्कूटी देंगे और आप जैसे बिजली का है वो 300 यूनिट तक फ्री देंगे। तो इसके लिए जो बजट है वो कहां से लाएंगे? ये भी घोषणा है कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो मुफ्त दिया जाएगा जो वाहन चालक है उनको, दोपहिया वाहन चालकों को। जी, कब तक, मतलब प्रश्न यही उठता है कि सर कब तक सरकारें जो हैं वो इस तरह की घोषणाएं करते रहेगी और कब तक ये जो चीजें हैं जैसे पेट्रोल देने की बात है कब तक दी जाएंगी ये चीजें? देखिए, ये सब चीजें ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आपके पास स्वतंत्र है, इस तरीके की आप मैनिफेस्टो में ला सकते हैं, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखनी पड़ेगी और चुनाव आयोग को भी कोई ना कोई एक मापदंड, एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा कि आप अगर कोई मैनिफेस्टो कहते हैं तो उसमें आपके पास प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए। आप पैसा कहां से लाएंगे, कौन सी योजनाओं को आप कट डाउन करेंगे और उसकी जगह आप 1 लीटर पेट्रोल या 3 लीटर सीएनजी आप देंगे। तो ये तमाम समस्याएं हैं। 23 करोड़ लोगों का ये सूबा है, बहुत बड़ी आबादी है, यूरोप के कई देशों से ये बड़ा है। यहाँ की जो समस्याएं वो अलग हैं। जिस तरीके से आजकल पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों को देख रही है और इसको खेल समझ के काम कर रही है, वो चीजें ठीक नहीं है। क्योंकि आपने देखा, ठीक है कुछ योजनाएं अच्छी थी, कन्या विद्याधन आया था, या जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम हो रहा है, आपकी पढ़ाई जो है 0 से लेके पीजी तक आपकी फ्री हो रही है। ये सब फंडामेंटल थिंग्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अच्छी गुड गवर्नेंस देने की बात है। आप स्वास्थ्य के लिए, आप शिक्षा के लिए और इन सब कामों के लिए आप कीजिए, महंगाई को आप रोकिए। कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनको आप गलत उपयोग ना करके लोगों को इनडायरेक्टली दीजिए ताकि महंगाई रुके। लेकिन जो आजकल जो डायरेक्ट जो मनी ट्रांसफर आ गया है, चाहे वो किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पे दिया जाए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है एक मार्क्सिस को एक पैसा देके आप वोट को अपनी तरफ ला रहे हैं। इस तरीके की जो प्रोसेस देखने को मिल रही है कि हम पेट्रोल दे देंगे, हम स्कूटी दे देंगे, हम मोबाइल दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे, हम टैबलेट दे देंगे, तो ये जो चीजें हैं ये बड़ा फंड हो जाता है। आलोक जी, हम कह सकते हैं कि ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता जो है वो चुनावी वादों से कितना सहमत होती है और किस पार्टी को जनता जो है उसकी किस्मत चमकाने का मौका देती है। आलोक जी, धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल बंतकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
प्रचंड